Hi everyone, welcome to PrepSoft. I will start the political system. Today I will start the PYQs of Parliament. Previous lectures में भी हमने जो है पार्लियामेंट के लेक्चर्स किए थे, पार्लियामेंट से रिलेटेड जो PYQs थे उनको किया था। और इस लेक्चर में जो हमारे बाकी के जो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको आज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेट मी स्टार्ट PYQs ऑफ पार्लियामेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द राज्यसभा इज डिसॉल्व आफ्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राज्यसभा की यहाँ पे बात हो रही है। द राज्यसभा इज डिसॉल्व आफ्टर। क्वेश्चन आई थिंक आप समझ ही गए होंगे क्या पूछ रहा है। इज डिसॉल्व आफ्टर, तो राज्यसभा कब डिसॉल्व होती है, राज्यसभा के बारे में पूछा गया था। राज्यसभा इज डिसॉल्व आफ्टर यानी कितने, कब, कितने वर्ष बाद जो है ये होती है। इसमें ऑप्शंस दिए हैं आपके। डिसॉल्व आफ्टर एवरी 5 ईयर, फर्स्ट ऑप्शन इज एवरी 5 ईयर, every 5 year. Second option is every 6 year. ठीक है, और जो थर्ड ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन है आपका ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम। क्या प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर होती है? ऐसा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर नहीं होती है। और डी ऑप्शन दिया है इसका, नन ऑफ दिस। आप ठीक है ना, सोचें इसके बारे में कौन सा क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, विच ऑप्शन इज राइट और रॉन्ग। तो पहला जो है इसको मैं कर देता हूँ। ये कह रहा है कि द राज्यसभा इज डिसॉल्व आफ्टर फर्स्ट इज एवरी 5 ईयर। देखिए, राज्यसभा प्रत्येक 5 वर्ष में जो है डिसॉल्व नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका फिट बैठता है लोकसभा के लिए। लोकसभा क्या होती है, अपने एक्सपायरेशन पे एवरी 5 ईयर्स जो है आपकी डिसॉल्व हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन इज एवरी 6 ईयर्स। एवरी 6 ईयर्स में राज्यसभा का जो मेंबर्स होता है, मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस जो होता है, वो रिटायर कर जाता है प्रत्येक 6 वर्ष के। 6 वर्ष का जब वो अपना जो है टेन्योर पूरा कर लेता है, उसकी टर्म पूरी हो जाती है, टर्म ऑफ ऑफिस, तब वो रिटायर कर जाता है। फिर उसके बाद सी ऑप्शन है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर राज्यसभा कभी भी जो है आपकी डिसॉल्व नहीं होती। मैंने बताया था कि द राज्यसभा इज ए कंटिन्यूइंग चैम्बर सो दैट इट इज ए परमानेंट बॉडी। तो ये ना कंटिन्यू चलने वाली जो है संस्था होती है आपकी, इसलिए कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। दैट्स आंसर इज डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, और यही इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए कैंडिडेट टू बिकेम ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा शुड नॉट बी लेस देन। तो मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि कोई भी राज्यसभा का मेंबर्स हो, उसकी जो एज है मिनिमम वो है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। इसमें ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए 21 ईयर, 25 ईयर, 30 ईयर्स एंड 32 ईयर्स। तो दैट्स आंसर इज सी, 30 ईयर्स। तो लोकसभा, इन द केस ऑफ लोकसभा ये 25 ईयर्स होना चाहिए, इन द केस ऑफ राज्यसभा कितना होना चाहिए, 30 ईयर्स मैंने बताया। फिर उसके बाद है ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारी जो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है उससे रिलेटेड है थोड़ा सा। तो इसको भी हम कर लेते हैं। ये करें कि हु फ्रॉम द फॉलोइंग वाज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। हु फ्रॉम द फॉलोइंग वाज ए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु फ्रॉम द फॉलोइंग वाज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हु फ्रॉम द फॉलोइंग वाज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो निम्न में से कौन सा जो है राज्यसभा का मेंबर था। आगे टर्म्स भी रखिए, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एज ए प्राइम मिनिस्टर, एट द टाइम ऑफ अपॉइंट एज ए प्राइम मिनिस्टर। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा
समझने का हम प्रयास करते हैं क्वेश्चन है क्या। देखिए क्वेश्चन जो दिया है आपका, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दिस टाइम इन निम्न में से 4 नाम दिए गए हैं आपको कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि जब वो एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुआ, उसने ओथ लिया प्राइम मिनिस्टर का, तब वो जो है ना एट ए टाइम राज्यसभा का मेंबर था। ठीक है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि बाकी जो है ना राज्यसभा के मेंबर नहीं थे, मेंबर थे, लेकिन वो मेंबर बाद में बनाए गए। भले ही वो लोकसभा सदस्य ना हो, उनको राज्यसभा का सदस्य बाद में बनाया जाता है। लेकिन इन निम्न में से कौन सा जो है राज्यसभा का मेंबर था, तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के, तो चौधरी चरण सिंह। ओके। और सेकंड है आपका श्रीमती इंदिरा गांधी, मिसेस गांधी जो थी, इंदिरा गांधी। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, सी दिया है इसमें आपका लाल बहादुर शास्त्री। क्या दिया है आपको? लाल बहादुर शास्त्री। और नेक्स्ट दिया है आपका डी, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है। तो क्या था कि जिस टाइम अपॉइंट हुई थी मिसेस गांधी, वो जो है ना ऑलरेडी राज्यसभा की मेंबर्स थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, कि जो मिसेस गांधी हैं वो ऑलरेडी क्या थी? राज्यसभा की सदस्य थी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी स्टेट इन राज्यसभा इज अकॉर्डिंग टू, क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी स्टेट इन राज्यसभा, इन राज्यसभा। ठीक है, यहाँ पे ये बात कर रहा है कि राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? राज्यसभा इज अकॉर्डिंग टू। ठीक है ना, तो इज अकॉर्डिंग टू, तो रिप्रेजेंटेशन जो दिया जाता है आपका, वो किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, उसका हम जो है ना क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है। पहला, एरिया ऑफ द स्टेट, जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है राज्य का, क्षेत्रफल के जो है दृष्टि से अगर हम राज्य को देखें, क्या उसके हिसाब से दिया जाता है? पहला ऑप्शन है एरिया ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन हुआ। दूसरा जो ऑप्शन है, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। तो दूसरा है आपका, किसी राज्य में रिप्रेजेंटेशन जो दिया जाता है राज्यसभा में, वो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के आधार पर, या मताधिकार जो मत होता है, मतों की संख्या के आधार पर दिया जाता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा फ्रॉम द स्टेट। ये है आपका नंबर ऑफ लोकसभा, कि जो नंबर होते हैं लोकसभा के, माने कि उत्तर प्रदेश में जो है 80 लोकसभा सीट्स हैं, क्या उनके आधार पर दिया जाता है? उनको आधार माना जाता है? नहीं माना जाता है। और सी दिया जाता है फिक्स्ड बाय द कैंडिडेट, फिक्स्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम द स्टेट, फिक्स्ड नंबर ऑफ द स्टेट, फिक्स्ड नंबर ऑफ द कैंडिडेट बाय स्टेट। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है, कहीं पे भी जो है राज्यसभा की फिक्स नंबर स्टेट के लिए अलग अलग नहीं है। राज्यसभा में जो फिक्स नंबर है वो 250 है, कि 250 तक ही हम रख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में वर्तमान में 245 मेंबर्स हमारे जो है टोटल नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड मेंबर्स हैं। तो हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बिहाफ माना जाता है, वो पॉपुलेशन के बिहाफ से जो है ना सीटों का बंटवारा किया जाता है प्रत्येक स्टेट के लिए। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट की है? तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश की है, और सबसे ज्यादा सीटों की संख्या भी उत्तर प्रदेश से ही आती है, जो दैट इज 31 नंबर ऑफ द अपर हाउस फॉर स्टेट। ठीक है ना, तो दैट्स आंसर इज बी, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। तो रिप्रेजेंटेशन जो दिया जाता है वो पॉपुलेशन के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स
विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस। ठीक, तो यहाँ पे जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन की जो डेफिनेशन है, क्या डिफाइंस करता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस फॉर ए सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ, फॉर ए सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ। ठीक है ना, सेपरेट माने कि अलग सचिवालय स्टाफ की यहाँ पे जो है बात की गई है, सेक्रेटरी स्टाफ फॉर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, फॉर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी संसद के लिए जो है अलग सचिवालय स्टाफ की जो डेफिनेशन है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि संसद के लिए एक अलग सचिवालय स्टाफ होगा। तो वो किस आर्टिकल में दिया गया है, तो इसमें आर्टिकल दिया गया है 34, ए आर्टिकल दिया क्या है 34, बी आर्टिकल दिया है 198, बी क्या दिया गया है 198, सी है आपका 98 और डी है आपका 155। ठीक है, तो आपका जो आर्टिकल 98 है, तो आर्टिकल 98 कहता क्या है, तो आर्टिकल 98 कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस फॉर ए सेपरेट सेक्रेट फॉर ईच हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो 98 कहता है कि संसद के लिए एक अलग सचिवालय स्टाफ होगा। ठीक है, उसके लिए जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है वो कुछ नहीं कर सकती है, पार्लियामेंट का अपना एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग से होता है जिसको हम सेक्रेटरी स्टाफ बोलते हैं, जो सचिवालय स्टाफ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर इज सी। तो 98 इसका आंसर होगा, आर्टिकल 98 कहता है कि संसद के लिए एक अलग सचिवालय स्टाफ होगा। ओके, आगे स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉरी, विच आर्टिकल। ठीक है, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो आर्टिकल है, विच आर्टिकल shall a money bill not be introduced in legislative council, which articles shall be money bill, shall be a money bill। यानी ये यहाँ पे पूछ रहा है कि जो मनी बिल होता है, मैंने बताया कि मनी बिल जो है कभी भी आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल माने कि विधान परिषद जो होता है उसमें कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो मनी बिल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, मनी बिल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो कभी भी जो है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल में मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। और इसको कौन पाबंद करता है, कौन सा आर्टिकल पाबंद इसको करता है, कौन सा आर्टिकल ये डिफाइन करता है। तो इसमें 4 आर्टिकल दिए गए हैं, 333, 198, 189, 451। 333 बी है 198, सी है आपका 151,
और डी है आपका दिया गया इसमें 451, 451। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल्स हैं इनमें से आपका जो है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 198 ए मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो है क्लियरली लिखा हुआ है कि कभी भी जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि 198 क्या कहता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कभी भी मनी बिल आपका इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है कि इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम द लीडर ऑफ द ओपोजिशन, ठीक है, द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ओपोजिशन पार्टी हैविंग नोट लेस देन, ठीक है, यानी ये पूछ रहा है कि ओपोजिशन लीडर बनने के लिए कि कितना मिनिमम जो है मेंबर्स उनके पास होना चाहिए। इसको मैं ऐसे बता देता हूं आपको। ठीक है, देखिए जो भी हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा लोअर हाउस होता है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव की बात हो रही हो या यूनियन लेजिस्लेटिव की बात हो रही हो, अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव पर आते हैं तो स्टेट लेजिस्लेटिव में माने कि आपका जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज की वो 403 यानी 403 है। तो उसका जो है 1/10 मिनिमम होना चाहिए, तभी जो है ओपोजिशन लीडर बनता है। ऐसे ही अगर हम पार्लियामेंट में जाए तो पार्लियामेंट के अंदर हमारा जो लोअर हाउस है लोकसभा, उसमें टोटल सीट्स जो है जो आपकी हैं वो अगर हम एंग्लो इंडियन उनमें से हटा दें तो 550 बैठता है यानी 550। तो 550 का जो 10% होता है वो कितना होता है, वो होता है 55। यानी किसी भी जो है लार्जेस्ट पार्टी के पास 55 मेंबर्स होने चाहिए, उसके बाद ही वो पार्टी क्या बन पाती है, अपोजिशन पार्टी बन पाती है। तो ये है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/10। तो आंसर इज ए 1/10। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज गोट द पावर टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका हु हैज गोट द पावर टू क्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज गॉट द पावर टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज क्या होती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं अखिल भारतीय सेवाएं, जिनमें आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, फॉरेन सर्विसेज, स्पोर्ट सर्विस अभी नया जोड़ा गया था 4-5 साल पहले। तो ऐसे ही जो है ना जोड़ा जाता है तो इनकी संख्या बढ़ती रहती है। तो ऐसे ही जो है ना 26 के अलावा तकरीबन इनकी जो है नंबर ऑफ सर्विसेज हो गए हैं हमारे पास। तो ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज होता है इनको क्रिएट करने का राइट किसके पास होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को टेक्निकल किया हुआ है कि आप कंफ्यूज हो जाए। और ये पूछा गया था आपका एसएससी CHSL टायर 1 2014 में। तो कहाँ पूछा गया था, CHSL टायर 1 एग्जामिनेशन 2014 में। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपके थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। पहला है आपका सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट, और सेकंड इज है आपका, सेकंड है आपका पार्लियामेंट माने कि संसद, और थर्ड है आपका प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और फोर्थ इसमें दिया गया है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो देखिए आपका जो आर्टिकल 312 जिसको हम आर्टिकल 312 कहते हैं, तो आर्टिकल 312 क्या कहता है, द राज्यसभा गोट द पावर टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज। उसमें साफ साफ लिखा है, वो 312 कहता है कि आर्टिकल 312 राज्यसभा के पास जो है केवल शक्ति है कि वो जो है ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट कर सके, लेकिन इसमें राज्यसभा कहीं ऑप्शन नहीं है। तो कंफ्यूज होने का इसमें कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि राज्यसभा इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है ना, पार्लियामेंट के मैंने बताया था आपके 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज प्रेसिडेंट, सेकंड इज राज्यसभा, और थर्ड इज लोकसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा क्या है, पार्लियामेंट के अंग माने जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट्स आंसर इज पार्लियामेंट। तो आपने पार्लियामेंट को क्लिक करना है। आगे चले, नेक्स्ट है हु एडमिट्स ए न्यू स्टेट टू द यूनियन ऑफ इंडिया। अगर हमें जो है ना किसी नए राज्य को यूनियन ऑफ इंडिया में जो है एडमिट करना है तो वो कौन कर सकता है, ये हमें जो है आंसर देना है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एडमिट्स ए न्यू स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु एडमिट्स ए न्यू स्टेट टू द यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हु एडमिट्स ए न्यू स्टेट
टू द यूनियन ऑफ इंडिया। तो किसके पास जो है ये पावर्स होती हैं, अथॉरिटी होती है कि किसी भी राज्य को भारत संघ में मिला ले। ठीक है, चलिए इसका भी हम आंसर देते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है, पहले मैं ऑप्शन बता देता हूँ। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं वही, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट। फर्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट, और सेकंड इज प्रेसिडेंट, और थर्ड दिया है इसमें सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और डी आंसर दिया है इसका पार्लियामेंट। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको जब भी पढ़ा था पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट के पास क्या पावर होती है, पार्लियामेंट के पास पावर होती है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 3 कहता है कि पार्लियामेंट हैज ए पावर टू एडमिट द पावर टू एडमिट ए न्यू स्टेट टू द यूनियन ऑफ इंडिया। यानी नए राज्यों का जो मिलाना होता है, वो पावर किसके पास होती है, संसद के पास होती है। तो दैट्स आंसर इज डी, क्या हो जाएगा आपका, पार्लियामेंट। तो पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द टाइम लिमिट गिवन टू पार्लियामेंट टू पास द ऑर्डिनेंस, ठीक है, प्रमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो लिख लेते हैं, व्हाट इज द टाइम लिमिट गिवन टू द, व्हाट इज द टाइम लिमिट, जो टाइम लिमिट पूछी गई है ऑर्डिनेंस की इसमें। ठीक है, व्हाट इज द टाइम लिमिट गिवन टू पार्लियामेंट, गिवन टू पार्लियामेंट, ठीक है, गिवन पार्लियामेंट टू पास द ऑर्डिनेंस promulgated by the ordinance, the ordinance promulgated by the president, by the president of India। ठीक है, और ये जो आपका क्वेश्चन है, ये पूछा गया है आपका इसमें एसएससी सीएचएसएल 2012 में। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2012 में ये पूछा गया था आपका। और इसके जो ऑप्शन है वो टाइम दिया है 6 डेज, पहला ऑप्शन है 6 डेज, ठीक है, और बी ऑप्शन है 6 वीक्स, ठीक है, और सी जो ऑप्शन दिया गया है आपका 6 मंथ्स, 6 महीने, और डी ऑप्शन दिया गया इसका 1 ईयर। देखिए होता क्या है, इसको समझते हैं। देखिए ऑर्डिनेंस पास करने की जो पावर होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। प्राइम मिनिस्टर जो है रिकमेंड करता है ऑर्डिनेंस पास करने के लिए। कब किया जाता है, जो ऑर्डिनेंस होता है, ऑर्डिनेंस आपका जो है आर्टिकल 123 के जो है ना ग्रांट होता है, और प्राइम मिनिस्टर जो है इसको तब पास करता है जब जो है सेशन आपका जो है पार्लियामेंट का सेशन न चल रहा हो, या केवल एक सेशन चल रहा हो, क्योंकि जो है ना कानून पास करने के लिए दोनों सेशन का चलना अनिवार्य होता है। यदि एक सेशन चल रहा हो या कोई भी सेशन ना चल रहा हो, ठीक है ना, तो तब क्या करते हैं कि ऑर्डिनेंस पास कर दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। और ये ऑर्डिनेंस जो है आपका 6 वीक्स या 42 डेज, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, 6 वीक्स या 42 डेज, 6 हफ्ते या 42 दिन तक के लिए ये वैध रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 वीक्स। तो दैट्स आंसर इज बी। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 6 वीक्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, मनी कैन बी स्पेंड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ, जो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिसको भारत की संचित निधि कहते हैं, उसमें से धन को व्यय करने के लिए या जो है धन का खर्च करने के लिए आपको किसके अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन है, मनी कैन बी स्पेंड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड, मनी मनी कैन बी स्पेंड आउट
मनी कैन बी स्पेंड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, शॉर्ट में लिख देता हूँ CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, माने कि भारत की जो संचित निधि होती है उसमें से हम खर्च देते हैं, जैसे राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, मुख्य न्यायाधीश का वेतन, इन सब का जो वेतन होता है वो भारत की संचित निधि से, जितने भी आपके पोस्ट होते हैं गवर्नमेंट संचित निधि से दिया जाता है। तो विद द अप्रूवल ऑफ, किसकी संस्तुति या रिकमेंडेशन की जरूरत होती है? विद द अप्रूवल ऑफ, अप्रूवल ऑफ। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके, वो ऑप्शन है आपके पार्लियामेंट, स्पीकर, पहला हुआ पार्लियामेंट, सेकंड है आपका स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैक, जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, क्या उसकी आवश्यकता होती है? नहीं, उसकी भी नहीं होती है। और जो डी दिया है आपका, डी दिया है आपका प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। अब आपने जो है इसका आंसर देना है, सोचकर आंसर दीजिए कि जो इसमें से जो जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को में, उसमें से जो है किसके अप्रूवल की जरूरत होती है? देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मैंने बताया था कि सैलरीज दी जाती हैं आपकी, जो सैलरीज वगैरह ये सारी चीजें, जैसे प्रेसिडेंट हुआ आपका, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, सबका जो सैलरीज वगैरह होती है उससे दी जाती है। और मैंने बार बार आपको ये बताया है कि जो है इनकी जो सैलरी को डिटरमाइंस करता है, वो डिटरमाइंस करता है पार्लियामेंट। मैंने कई बार पढ़ा है कि राष्ट्रपति की जो है वेतन एवं भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, जहां भी मैंने पढ़ा है कि जो है मुख्य न्यायाधीश के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है भारत की संचित निधि से। तो यहाँ से वो दिए जाते हैं, इसलिए इनमें से जो अप्रूवल की आवश्यकता होती है धन निकालने के लिए, तो किसकी होती है? पार्लियामेंट की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट। तो दैट्स आंसर इज ए, पार्लियामेंट, ठीक है। तो यहाँ से इसके जो है दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है आपका, इफ इफ द पार्लियामेंट अपॉइंट्स कमेटी ऑफ ए स्पेसिफिक पर्पज। मैंने बताया था कि एक जो है ना विशेष उद्देश्य के लिए कभी भी जो है पार्लियामेंट एक जो है कमेटी बना देती है, ठीक है। तो उस कमेटी का क्या नाम होता है? तो इसमें हम लिखते हैं इफ द पार्लियामेंट अपॉइंट्स ए कमेटी फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई समितियां क्या होती हैं आपकी, वो आपको बतानी है। तो मैंने आपको जो है संसदीय समितियां पढ़ाई थी, उसमें से एक समिति होती है आपकी, जैसे कि आपकी जो समिति होती है PAC होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इस तरह की समितियां होती हैं। लेकिन इनका जो है ना पर्पस पहले से ही होता है कि इनका क्या पर्पस होगा, मैंने इनके पर्पस बताए थे। लेकिन स्पेशल पर्पस के लिए कोई कमेटी बना दी जाती है तो उसका क्या नाम होता है? चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, इफ द पार्लियामेंट अपॉइंट्स ए, क्वेश्चन इज इफ द पार्लियामेंट appoint a committee for specific purpose। स्पेसिफिक पर्पज के लिए आपने कमेटी जो रिक्रूट करनी है तो उसका नाम क्या है? तो नाम आपने बताना है। 4 कमेटियां दी गई हैं इसमें, ज्वाइंट कमेटी, परमानेंट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी। पहला क्या है? ज्वाइंट कमेटी, बी है आपका स्टैंडिंग कमेटी, और सी है आपका परमानेंट कमेटी, ठीक है। और डी है आपका एडहॉक कमेटी। देखिए एडहॉक शब्द का मतलब ही जो है आपके स्पेसिफिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जब भी हम कहीं भी किसी भी चीज में जो है अब एडहॉक कमेटी रिक्रूट करते हैं, वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए की जाती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी जो है आपकी वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए की जाती है। तो दैट्स आंसर इज डी, एडहॉक कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द पार्लियामेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ, ये कह रहा है कि द पार्लियामेंट
एंड द कॉन्स्टिट्यूशन आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ, जो पार्लियामेंट है और आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान और संसद किस चीज के जो है आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और ये आपका जो है पूछा गया था स्टेनो ग्रेड शीट 2011 के एग्जामिनेशंस में, और ये क्वेश्चन काफी बार आपका स्टेट पीएससी उत्तर प्रदेश में पूछा गया और एक बार आपका यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है लीगल जस्टिस के लिए होती है, पॉलिटिकल जस्टिस के लिए, इकोनॉमिकल जस्टिस के लिए, सोशल जस्टिस के लिए। आपने आंसर देना है। देखिए इसका आंसर कहीं बुक्स में सीधे तो लिखा मिलेगा नहीं, आपने जो है पढ़ लिया है, लेकिन आपको एक समझ होनी चाहिए कि किस चीज के लिए होता है। देखिए मैंने बताया था कि आपको जो हमारी बॉडीज होती हैं, 3 प्रकार की बॉडीज होती हैं। एक बॉडीज होती हैं आपकी जो है ना एग्जीक्यूटिव बॉडी, दूसरी जो है आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी, और तीसरी जो बॉडीज होती हैं वो होती है जुडिशरी बॉडी। देखिए जहाँ पे पहला जो आंसर है लीगल जस्टिस, तो लीगल जस्टिस देने के लिए हमारे पास जुडिशरी है, हमारे पास हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, वो हमें क्या देंगे, वो हमें लीगल जस्टिस देंगे। इकोनॉमिकल जस्टिस और सोशल जस्टिस देने का काम जो है वो हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी का है। ठीक है, लेकिन जहां तक बात है पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, ये हमें पॉलिटिकल जस्टिस देने के लिए होते हैं, ये हमें राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए ये सेटअप खड़े किए गए हैं, ताकि हमको जो है ना पॉलिटिकल जस्टिस और इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिल सके। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है इंडियन पार्लियामेंट मीन्स, इंडियन वो जो भारतीय जो संसद है उसका अर्थ क्या है। ये भी क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी जो है 53rd में पूछा गया, बीपीएससी 64 में पूछा गया, यूपीपीएससी में पूछा गया, और यूपीएससी में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन है जो आपको समझ होनी चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है आपका इंडियन पार्लियामेंट मीन्स, ये आपका एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2012 में ये पूछा, सॉरी 2011 में ये पूछा गया है। तो मैं पहला जो है इसका ऑप्शन पढ़ देता हूँ। क्या है पहला ऑप्शन है इसका, राज्यसभा एंड लोकसभा। पार्लियामेंट का अर्थ क्या है, राज्यसभा एंड लोकसभा। दूसरा अर्थ है राज्यसभा, लोकसभा एंड प्राइम मिनिस्टर। क्या ये सही है। तीसरा जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा एंड लोकसभा। और फोर्थ दिया है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इसका जो सही आंसर होगा, मैंने बताया कि जो पार्लियामेंट का जो अर्थ होता है, संसद के जो अंग होते हैं 3 होते हैं, मैं हर बार बोलता हूँ। ठीक है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। तो दैट्स आंसर इज सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो ध्यान रहे आपको कि जो संसद के जो 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये आपने ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो है आपका ये कह रहा है कि पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्रू। ठीक है, जो आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर हैं, जो आपके लोक व्यय हैं, पब्लिक में होने वाले जो खर्च हैं, उन पर जो है पार्लियामेंट कैसे जो है ना कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, यानी नियंत्रण कैसे स्थापित करता है, और कौन करता है, किसके द्वारा करता है। पहला ऑप्शन है एडवोकेट जनरल। देखिए एडवोकेट जो जनरल होता है एक्चुअल में स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट होता है, और स्टेट लेजिस्लेचर में जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है उसका जो है हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर होता है। ये सुप्रीम जुडिशियल ऑफिसर का यानी सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी माना जाता है एडवोकेट जनरल। तो पहला ऑप्शन जो है आपका वो इसमें से हट जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन है वो है आपका कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम कैग बोलते हैं। तो कैग एक ऐसी संस्था होती है जिसके द्वारा जो है ना पार्लियामेंट उसको जगह जगह जो है ना ऑडिट करने के लिए भेजती है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक मामलों में जो खर्च हुए हैं, आप जो है उनकी एक रिपोर्ट तैयार कीजिए और संसद के पटल पर उसको रखिए। तो कैग क्या है कि कैग एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनके जो है ना खर्च और बैलेंस शीट का जो विवरण है वो संसद में ये संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट दिया है आपका कॉमर्स मिनिस्टर। इसका कोई काम नहीं होता है कॉमर्स मिनिस्टर का, कॉमर्स मिनिस्टर। और थर्ड है आपका फाइनेंस मिनिस्टर, तो इसका भी कोई काम नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कैग, कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू क्या किया जाता है, नियंत्रण रखती है पार्लियामेंट अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 78 जो क्वेश्चंस दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। निम्न में से आपको जो है सही नहीं बताना है। देखिए 4 जो है आपको स्टेटमेंट्स दी हैं, 4 में से एक गलत है। अब मैं एक एक करके स्टेटमेंट्स बोल देता हूं। पहला है स्टेटमेंट्स, और ये आपका जो है ना CHSL टायर 1 2011 में पूछा है। क्वेश्चन अच्छा है, छोटे एग्जाम में पूछ लिया गया है। ए पर्सन सीकिंग इलेक्शन टू द राज्यसभा मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 30 ईयर्स। यानी जब एक व्यक्ति जो है राज्यसभा के इलेक्शंस में जाना चाहता है तो उसकी मिनिमम एज 30 साल होनी चाहिए। तो यहाँ आपका सही।
क्वेश्चन ऑप्शन बी कह रहे हैं पर्सन सीकिंग इलेक्शन ऑफ द लोकसभा मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 25 ईयर्स। ये भी बात सही है, लोकसभा के लिए अगर आप जो है ना कंटेस्ट करते हैं, इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं, तो आपकी मिनिमम एज जो है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए। सी ऑप्शन दिया है आपका ए पर्सन सीकिंग इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप जो है ना लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो तब भी जो है आपकी जो एज है वो जो है ना यू हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 25 ईयर्स। आपको 25 वर्ष की जो है ना एज कंप्लीट करनी चाहिए। 21 ईयर्स का इसमें कोई प्रोविजंस नहीं है, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट है तो ये गलत हुआ आपका, तो हमारा आंसर यहीं से निकल कर आ जाता है, सी इज द आंसर। ओके, तो फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, सी जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि पर्सन सीकिंग इलेक्शन तो द स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल की बात कर रहा है, ठीक है। मस्ट सॉरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य की विधानसभा की बात कर रहा है। मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स, तो यहाँ पे 21 ईयर्स ना होकर 25 ईयर्स होना चाहिए था। नेक्स्ट, ए पर्सन एलिजिबल टू फॉर वोट इलेक्शन विलेज पंचायत मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। सीधी सी बात है, अगर आप विलेज पंचायत के लिए चुनाव में जो है मत देना चाहते हैं तो आपकी जो है एज मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर आप पंचायत ग्राम चुनाव में जो है ना पंचायत अध्यक्ष या ग्राम पंचायत अध्यक्ष या किसी भी चुनाव के लिए जाना चाहते हैं तो तब आपकी उम्र यहाँ ध्यान दे 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको ग्राम पंचायत का अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ना 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको जो है ना जिला पंचायत जो होती है उसका मेंबर्स बनना है तो तब भी आपको क्या करना है, 21 वर्ष आपकी कम से कम एज होनी चाहिए। तो गाइज ये थे पार्लियामेंट से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस। पार्लियामेंट में थोड़े बहुत इसमें मैंने कोरिलेट कर दिए स्टेट लेजिस्लेचर के भी क्वेश्चंस, ताकि आपको स्टेट लेजिस्लेचर की भी समझ आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम स्टेट लेजिस्लेचर, ये यूनियन लेजिस्लेचर था जिसके अंदर पार्लियामेंट आता है, स्टेट लेजिस्लेचर जिसके अंदर आपका जो है ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स दोनों आते हैं, उस पर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।